एक तो पढ़ा था सीरीज कनेक्शन, ठीक है, और एक पढ़ा था पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट हो तो क्या होता है, तो देखो मान लो कि रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3, तो अगर इनको सीरीज में जोड़ोगे तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इन तीनों का मिला के जो आंसर आता है उसे बोलते हैं REQ, ठीक है, या फिर RS भी बोलते हैं, बहुत से तरीके हैं लिखने के, या फिर सिर्फ कैपिटल R, वो भी चलता है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इनका आंसर क्या आता है, R1 प्लस 4 हो तो 4 जोड़ेंगे, 5 हो तो 5, ठीक है। और अगर पैरेलल में जुड़े हो तो पैरेलल में जुड़े हो तो ये मान लो कि ये R1 है, R2 है और R3 है, तो जो इसका इक्विवेलेंट है, क्योंकि इन तीनों का मिला के जो आंसर आएगा वो R इक्विवेलेंट, उसमें फॉर्मूला ऐसा होता है 1/REQ 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। एक और चीज है, सीरीज कनेक्शन के अंदर में जो करंट होता है वो कैसा रहता है, सेम, करंट सेम रहता है, और वोल्टेज कैसा रहता है, अलग अलग, V1 V2, मतलब वो बढ़ जाता है, ठीक है। पैरेलल में उल्टा होता है, पैरेलल में करंट बढ़ जाता है, I1 I2 और I3, और वोल्टेज सेम रहता है, V1 V2 और V3, समझ गए, है ना। दूसरा इसमें अब सीरीज में जो ये REQ होता है ना, ठीक है, मतलब एक तरह से सबका मिला के आता है, तो सब जुड़ जाएंगे ना, तो उल्टा और बड़ा आंसर आएगा, यस और नो। तो सीरीज के अंदर में जब हम सीरीज में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, कैसा हो जाता है, इट इंक्रीजेस, पर है ना, वो उल्टा बढ़ेगा, तो तीनों का इसका मान 10 है 20 है 30 है, तो वो 60 हो जाएगा, बढ़ेगा उल्टा, ठीक है। पर पैरेलल में क्या होता है, उल्टा कम होता है वैल्यू, तो मान लो कि 10 है 20 है 30 है, तो जो REQ होगा वो कम आएगा। तो अगर रेजिस्टेंस घटाना है तो किसमें जोड़ने पड़ेंगे, पैरेलल में, और अगर बढ़ाना है तो किसमें जोड़ने चाहिए आपको, सीरीज में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, एक तो इनका डेरिवेशन आता है, ठीक है, अपने देखा था कल 2022 के पेपर में आया था सर, है ना, वो उसमें ये पैरेलल आया था और सीरीज भी आया हुआ है, तो आपको मैंने डेरिवेशन सिखा दिया था। अब इस पर करते हैं न्यूमेरिकल। कैसे आते हैं न्यूमेरिकल, तो देखो न्यूमेरिकल ऐसे आता है भाई को, जो बिल्कुल सीधे न्यूमेरिकल है वो तो ऐसे हैं कि आपको बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, तो बताओ इन इसका इक्विवेलेंट क्या है, आप क्योंकि सीरीज में है, अरे हाँ क्या ना, तो क्या होगा R इक्विवेलेंट, सबको जोड़ दो, सही है, कितना आंसर आएगा 9 ओम, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब मान लो कि इन तीनों को सीरीज में जोड़ दो पैरेलल में, ठीक है, तब क्या आंसर, ये 2 है, ये 3 और ये 4 है, तब क्या आंसर आएगा 1/REQ इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, एलसीएम क्या आएगा बेटा 12, अब 2 की टेबल में 12 6 बार, 3 की टेबल में 4 और 4 की टेबल में 3, 1 6 जा 1 4 जा 1 3 जा, आंसर आएगा 13/12। अब पलटेंगे बेटा कि 1/REQ, अरे हाँ क्या ना, ये किसके इक्वल है, 1 हमको तो REQ चाहिए, तो पलटेंगे, तो REQ क्या आएगा 12/13। अब देखो इसका जो आंसर है वो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, अरे हाँ क्या ना, तो वो 0 पॉइंट मतलब 0 पॉइंट कितना आएगा 12 है, तो 39 का कितना होता है 117, तो 3 बचेगा, और 3 या 0, तो इस ऑलमोस्ट 0.2 समथिंग आंसर आएगा, 0.92 समथिंग, ठीक है। तो अब देखो जब हमने पैरेलल में जोड़ा है तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तीनों का मिला के कितना है 0.92, सब आंसर सबसे छोटा है कि नहीं है, कम हो गया रेजिस्टेंस, अरे हाँ क्या ना, ओके। मतलब देखो अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ सीरीज में तो तीनों मिलके कितनी रुकावट ला रहे हैं 9 की, इन तीनों से बड़ी, पर जब मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ पैरेलल में तो तीनों 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 रुकावटें कैसे ला रहे हैं, उल्टा कम हो जा रही रुकावट, तो ये फायदा है कनेक्शन का, आपको कनेक्शन का नॉलेज है, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको रेजिस्टेंस घटाना है तो किसमें जोड़ना चाहिए,
पैरेलल में, और बढ़ाना है तो किसमें जोड़ना चाहिए, सीरीज। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले से मालूम पड़ रहा है, बात समझ में आ गई। अब ठीक है, ये तो क्वेश्चन कोई ऐसे है नहीं, किसमें तो आ जाते हैं ऐसे। अब एग्जाम में कैसे आते हैं ज्यादातर, वो मिक्स आता है। तो देखो कैसे आता है, जैसे कि आपको बोलेंगे कि अ, ये रेजिस्टेंस है, ये ठीक है, मान लेते हैं कि ये है 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2, कोई दिक्कत नहीं। इनको नाम दे दो R1, R2, R3 और R4। अब बोलेंगे कि अब बताओ इसका कितना होगा इक्विवेलेंट। हाँ तो देखो, अब अगेन देखो, सुन, दिक्कत ये है कि अब आप ऐसे बताएंगे सर ये सब सही नहीं, नहीं बेटा, देखो कल ये तो पैरेलल में, पहले तो इनको निपटाओ, बात समझ में आई। तो पहले आप R2 और R3 को निपटाओगे। तो अब R2, देखो अब कैसे लिखोगे, फॉर R2 एंड R3। अब R2 और R3 का जो आंसर मिला के आएगा उसे अपन क्या नाम दे, बोलो। आर R4 नाम दे देते, कोई दिक्कत नहीं, हमारी मर्जी। अरे हाँ क्या ना, तो R5 नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है वो। अरे हाँ क्या ना, इन तीन दोनों का जो मिला के आएगा उसका नाम देते हैं R5। तो बताओ जब दोनों पैरेलल में होते तो क्या आंसर आता है, 1/R, 1/, ये उल्टे हो जाएंगे, और इनका जो आंसर आएगा उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, 1/R5। वो आपकी मर्जी, कोई भी नाम दो, ठीक है। आप चाहो तो R डैश दे दो नाम, सब आपकी इच्छा। तो सर ये कब नाम देगा, REQ, ये फाइनल जब सबका निकालोगे ना फाइनल आंसर उसका दे देना। अरे हाँ क्या ना, वो सब आपके ऊपर है, ठीक है। तो नाम दे दिया मैंने, वैल्यू पुट करो। 1/R2 कितना है 2, 1/R3 कितना है 2, 1/2 मिनट 1 ही होता है आंसर, आधा आधा एक ही होता है 1/2, पर ये तो 1 आया आंसर। अब पलटी भी मारेंगे तो R5 ऊपर और 1/1 ही रहेगा ये तो अगेन। अरे हाँ क्या ना, यस और नो, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इन दोनों का मिलाकर आंसर कितना आया 1। अब क्या करने का, वापस ड्रॉ करने का, ये R1 जो कि कितना है 2। अब इनका आंसर क्या आया 1, तो इन दोनों की जगह एक ड्रॉ करने का, उसको क्या नाम दिया हमने R5, उसका आंसर कितना आया है 1 लिख दिया, और ये R4 का R4, कोई दिक्कत है, समझ गए। अब ये तीनों क्या बन गए, सीरीज। अब वापस से फॉर्मूला, अब फाइनल आंसर आ जाएगा तो उसको बोलते हैं REQ। अब सीरीज में क्या होता है, जुड़ जाते हैं, R1, R5 और R4। R1 कितना है 2, R5 कितना है 1, R2 आंसर का 5, समझ गए। तो इन सब का मिला के कितना आंसर आया 5। तो अगर मैं इस पूरे को हटा के एक अकेला लगा दूं जिसका कितना हो रेजिस्टेंस 5, तो वो इनके बराबर काम करेगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्व समझ में आया मित्रा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो ठीक है, अभी आप लोग करो, निकालो नोटबुक। चलो इसका निकालो, समझ में आया।
अच्छा, अब क्वेश्चन क्या, एग्जाम में क्वेश्चन क्या है पता है? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। समझ गया ना? कुछ भी आओ सेम काम करना है। कितना आंसर आया? 70/30। ठीक है, चेक करेंगे। आज को मालूम नहीं पड़ा, अभी समझ में नहीं है कैसे किया था? अगले वाला आया था। अब तू खुद सोच भाई, तुझे आंसर चाहिए, अभी क्या करेगा सोच भाई। ये किसमें है तो इसका आंसर निकाल, और ये किसमें है? ये तो सीरीज में है। सीरीज में कैसे होते हैं? ऐसे लाइन से होती है, लाइन से थोड़ी, तो ऊपर नीचे नहीं है, तो किसमें हो गए? हाँ, तो पहले इन तीनों का आंसर निकाल, इन तीनों का निकाल, इतना कर पहले। आप पैरेलल का प्लस होता है, पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? 1/R1। हाँ, डर क्यों रहा है बता? हाँ पर है यहाँ पर दो ही है ना, तो दो ही लगा ना। हाँ, इसका लगा, ऐसे लिखना था भाई। तू इसका तो इधर ही करना, फिर यहाँ क्यों करेगा स्प्लिट किस्मत। और इनका तीनों का जो आंसर है तो उसको क्या नाम देगा? आर एस नाम देगा। लिख तो 1/RS, तो यही लिखेगा ना, 1/RS इज इक्वल टू 1/R1, तीन है था, 1/R2, हाँ 1/R3, ऐसा वैल्यू लगा और एलसीएम निकाल। पंद्रह है, 25 नहीं है, लास्ट वाला। हाँ। अब एलसीएम ले, जैसे मैथ्स में करते हैं। तो क्या पता, क्या एलसीएम है 50? कैसे आएगा 50? कैसे आएगा? कैसे निकाल, ये क्या लिखा तूने? वापस कैसे? आराम से कर भाई, तो डर वो मैथ्स ही कर रहे हैं। 5, 10, 15, हाँ निकाल एलसीएम। 5, 5 1 जा, 2 जा और 3 जा, अब 2 और 3 आएगा कितना? 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 नहीं आएगा। कैसे निकाल सकते 35? हाँ तो 3, और फिर यहाँ मिलेगा 3, या मल्टीप्लाई कर 5 2 और 3 मल्टीप्लाई कर, हाँ 30। अब इसकी टेबल में कितनी बार आया वो गिनते नहीं है। 5 की टेबल में 30 कितनी बार आएगा? 5 की टेबल में 30 6 बार, तो इंटू 6 नहीं करेगा ऊपर, इसको इंटू 6। हाँ, 10 की टेबल 30 कितनी बार आएगा? 3 बार। यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई, और 50 टेबल में 30 2 बार आएगा, तो 1 इंटू 2 कितना आएगा यहाँ पे? 2। अब ऐड कर, हाँ पलटी मारेंगे ना 1/RS है, तो क्या आंसर आएगा? हाँ, ये इन दोनों तीनों का आंसर है। अब इन दोनों का आंसर निकालेंगे ऐसे कैसे? हाँ 1/R1 और 1/R2। अब इनका नाम दे दे। हाँ RT नाम दे दे। हाँ हाँ, नहीं आएगा बिल्कुल। बस अब आप सब मैथ्स है, साइंस सब साइड में हो गई। हाँ ऊपर वाले ऐसे कैसे क्या, या 2/10 काट दे अभी मैथ्स की तरह। 1/5 पलटी मार के आंसर आएगा। 5 बाय मतलब 5 आंसर है आया। हाँ अब इसके आगे मत। ओके, अब यार देखो, सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि छोटे बेटा तुझसे हो रहा है। ध्यान से देखो, सब सीधी सी बात है सर। तुमको पहले क्या दिख रहा है कि भाई ये दोनों पैरेलल में है क्या? नहीं पैरेलल में,
अरे हाँ क्या ना भाई, किसको लगता है कि पैरेलल में नहीं है? और कोई बुरी बात नहीं है, किसको लगता है ऐसा? पैरेलल में समझना कि पैरेलल में ही है, सबको मालूम पड़ गया था। हाँ तो ये तो पहले इनका आंसर निकालो, इन दोनों का मिला के एक आंसर आएगा, क्योंकि अभी ये सब पैरेलल में नहीं है, समझो। ये तीन को यहाँ नहीं जुड़े हुए, ये अलग है और ये अलग है, ये दो अलग से पैरेलल है, ये तीन अलग से पैरेलल है। इनका आंसर निकालो भाई, इसको बोल दो तुम R1, इसको बोल दो तुम R2, इसको बोल दो तुम R3, इसको बोल दो R4, इसको बोल दो R5। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा मैं उसको बोल देता हूँ RT, क्या बोल देता हूँ? RT, वो कुछ भी नाम दे दो बड़ी होती। तो अभी क्या आंसर आएगा? 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला होता है पैरेलल का। अरे हाँ क्या ना, सिंपल फॉर्मूला फॉर्मूला। तो क्या आंसर आएगा? 1/R1 है 10 और 1/R2 कितना है? 10। कितना आएगा एलसीएम? 10 ही आएगा भाई। और ये इंटू वन और इंटू वन, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2/10। भाई अब सब मैथ है, 1/5। ये 1/RT पलटेंगे तो क्या आएगा? RT इज इक्वल टू 5/1, 5 आंसर आएगा। अरे हाँ क्या ना, इन दोनों का आंसर 5 आ गया। अब इनका करना है R3 R4 R5। इनका जो आंसर है उसको मान लेते हैं R, क्या मान, RS मान ले। अब क्योंकि अगेन ये भी पैरेलल में है, तो 1/RS इज इक्वल टू 1/R3, 1/R4, 1/R5। बात समझ में आई? तो हाँ क्या ना, तो R3 कितना है बेटा? 5, R4 कितना है? 10, R5 कितना है? 15। इसको मैथ्स की तरह ही रखो, ये मैथ्स ही चल रहा है, बस फॉर्मूला है पहले पुट करनी है, बस पहचानना क्या है, पैरेलल मतलब ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्या एलसीएम आएगा? 30। अब 5 की टेबल में 30 की जगह जाता है 6 बार, 10 की टेबल में 3 बार और 4 टेबल 2 बार। 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, क्या आंसर आएगा? 11/30। और ये है 1/RS, पलटी मारेंगे तो RS क्या आ जाएगा? 30/11। कोई दिक्कत है क्या? सही है ना? अरे हाँ क्या ना। ओके, अब देखो बेटा सब, अब देखो, अब हम एक नया डायग्राम बनाएंगे, इन दोनों की जगह एक बनाएंगे, उसका उसको नाम करेंगे RT। भाई इसका आंसर RT है और इसका आंसर क्या है? RS। तो इन तीनों की जगह एक ही बनाना है, वो क्या है? RS। भाई देखो, ये दोनों की जगह एक बना दिया, फिर एक वायर, फिर इनकी जगह एक बना दिया इनका आंसर, और ये वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए RT ये कितना है? 5। RS कितना है? अब बताओ ये दोनों कैसे सीरीज के पैरेलल? सिंपल से इनको जोड़ना है। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? उसको RE क्यों बोल दो, वो फाइनल आंसर है। अरे हाँ कहना, ठीक है। वो क्या होता है भैया, सीरीज में क्या होता है? जुड़ जाता है सीधे सीधे। अरे क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। अब यहाँ पे RT और RS है, तो RT प्लस RS हो जाएगा। सही बात है। तो 5 प्लस 30/11, एलसीएम क्या आएगा? 11। 1/11/11 है 1 बार, 55 प्लस 30 बन 30, 85/11। ओ हो गया आंसर। किसका आया था ये? पलटी मारनी है भाई। किसका किसका आया था? तेरा आ गया था, और 1 2 3, ठीक है। नेत्रा आपका आया था, पुरूरा तेरा आया था बेटा। हाँ चलेगा जी। पुरूरा आपके बेटा भाई। हाँ ठीक है। अब वापस आने से बच्चे, ये समझ में आ गया ना? ओए किसी फोन में नेट है? ला। हाँ अब दे रहा हूँ मैं, वो लिखना।
चलो ढूंढो फटाफट। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ बेटा खबर है, देखो। ठीक है, कृतिक तेरे अकॉर्डिंग क्या क्या पहला स्टेप क्या करेगा तू? कहाँ तो भाई क्या करेगा अभी? कौन से पहले वाले? ये चारों? ये वाले तो ऊपर तो दो है, कैसे करेगा? पहले में तो ऊपर एक ही होता है ना? हाँ क्या ना, ऐसे एक ही होता है, तो कैसे कैसे लाएगा एक? कैसे कर रहा है तू? देख अब देख तूने क्या गड़बड़ी की, नहीं देखा था तो सीधा इनको कर लेता है और दूसरा इनको ले नहीं सकता, ये तो इससे जुड़ा हुआ है, तो देख तो से दिमाग लगा सर। देखो भाई ये दोनों सीरीज में है क्या? नहीं है, सीरीज में है क्या? नहीं है, तो पहले इनका आंसर निकाल दे। इनका आंसर क्या आएगा? R1 प्लस ये कितना जाएगा? 12। तो ये भी सीरीज में दो, सीरीज दोनों देख सीरीज में, तब इन दोनों की जगह अकेला 12 आ जाएगा, सेम की जगह 12 आ जाएगा, तो 12 12 पहले हो जाएगा, है ना? ऐसे समझा? चल फटाफट लगा। अब तान बसी तू बता बेटा कैसे कर रहे थे? हाँ तूने पहले क्या किया? बस किया ऊपर। हाँ नीचे वाला भी बस किया। हाँ, क्या आया? 12 12 आया। अब वो दोनों कैसे होंगे? पर एक नया डायग्राम बना ना, इसका आंसर नया डायग्राम बना, उसमें लाइन खींच। हाँ अब ऊपर, हाँ हाँ रास्ता ऊपर गया ऐसे, हाँ ना रास्ता रास्ता ऊपर जा, ऊपर जा, ऊपर। अब इनका आंसर कितना आया? 12। तो बाबा एक ही बना 12 का, और फिर नीचे गया रास्ता, इसका आंसर कितना आया? अब 12 12 अभी कल है कि नहीं है? ऐसे क्या था? 6 कैसे कर दिया? इधर उधर देख के मत करना, जो तुमको लगता है वो करना। अच्छा तूने ऐसे किया, ठीक है। आप बताओ आपने कैसे किया? सबको साथ में दिया ऐसा? शुक्रिया सर का ना, कोई बात नहीं, हम साथ साथ हैं। अपने भाई क्या आंसर आया? 6 दिखा। इसके साथ से ऐसे टीचिंग फील्ड में नहीं होगा, इसके साल से ऐसे टीचिंग फील्ड में नहीं हो, किसी बात कर रहा है यार। अब तेरे पापा इतने साल से किराने के फील्ड में है, वो तो यूं देख के मालूम पड़ जाएगा माल कैसा है, समझा? किसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। अब देख क्या बोला? इनका आंसर क्या आया? 12। इनका आंसर क्या आया? अब नया डायग्राम बनाने का है, ये बहुत बहुत ईजी है, हार्ड ही नहीं। फिर अब देखिए रास्ता आया, अभी अभी इनका आंसर आ गया ना, अभी वापस आएगा बनाने का। ये ऐसे ऊपर आए, ऊपर आए, फिर इधर गए। अब इनका आंसर 12 आया, अब एक ही आ गया इनकी जगह 12। अब रास्ता नीचे भी आ रहा है, नीचे आ जाए,
अब इनका आंसर कितना आ रहा है 12 बनाने का 10 के कैसे बंद हो रहे हैं अभी कैसे हैं मतलब कौन सा करना है बस तो एक के पहले निकाल दे फिर कलर देना वन फाइनल आंसर समझा ना ऐसे ठीक है बिहला तो बता बेटा कैसे कर रहा है 194 और तारी ये आंसर देखो यहाँ 12 12 आ रहा है 6 ही आ रहा है तेरा भी तूने ओह तूने ऐसे किए हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ठीक नेत्रा तेरा कितना आ रहा है बेटा पूर्वा आपको कितना आ रहा है पूर्वराज के बेटा ठीक देखो अब सोचना कैसे होता है देखो आप लोग है ना यार देखो थोड़ा उस क्वेश्चन को देखो अब आपके मन में ये सर ये तो ऊपर नीचे तो पैरेलल हो गए सब अरे सबका पैरेलल है खुद देखो ये दोनों तो सीरीज में साफ साफ सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है तो उसे क्या करते हैं पहले इनका निकालते हैं पैरेलल इनका निकालते हैं पैरेलल अरे भाई पहली बात तो मुझे बताओ ये 8 है इसके दो हाथ है एक ये और एक ये तो जुड़ा ही नहीं इससे तो आप जब तक इन दोनों को सॉल्व नहीं करते आगे बढ़ ही सकते अरे यस और नो ठीक है तो तो इसका मतलब क्या सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इनको करना पड़ेगा ये दोनों कैसे ये कैसे दोनों सीरीज में तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 4 + 8 12 सही है तो देखो अब हम और इनका भी कितना 12 अब आप एक नया डायग्राम बनाओगे उसमें आप देखो सेम ये फिगर है सीधा है ऊपर गए इधर गए अब इनका आंसर कितना आया 12 फिर नीचे आए इधर गए कितना आंसर आया इनका भी 12 फिर ऐसे आए ये रास्ता बन हो गया यहाँ से ऐसे अब देखो ये कैसे है पैरेलल में ये तो पैरेलल में नहीं ये तो पैरेलल में नहीं है इसका तो कनेक्शन ही नहीं है इससे अरे हाँ के ना अब ये पैरेलल में है तो अब इन दोनों में लगा फॉर्मूला कौन सा पैरेलल वाला तो 1/r1 + 1/r2 12 जाएगा ऐसे 12 बन जा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/12 1/6 पर बेटा आपको याद है बेटा वो तो 1/r होता है पलटना पड़ेगा तो 1/6 का जाएगा 6 अरे आगे ना सही बात है हो गया आंसर क्लियर है ठीक तो साइन ना करे तो क्या क्या ना करे तो ओम्स का वो साइन माफ करे वो होता है वी हैव टू राइट अच्छा अब ये वाला करो चलो ये से मेरे बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ 10th सीबीएसई सीबीएसई का दिया चला पता है सब बन होगा सॉल्व करो पहले तो पहचानो कौन सा कनेक्शन है सीरीज यार मैं तो यही नहीं आगे सीरीज है 1 2 3 4 5 9 आएगा सब सीरीज में इसको लंबा करो से डर है कि नहीं अरे भाई आगे ना समझे ना अच्छा मैं एक ट्रिक बताता हूँ अगर सीरीज और पैरेलल में फर्क मालूम करना है देखो देखो आप सीरीज को देखो आप पैरेलल को देखो आप ऐसे रास्ते पे आओ आपको दो रास्ते आए कि नहीं आए तुम लोग सब लोग पैरेलल आ रहा है अच्छा यहाँ देखो एक ही रास्ता देखो और वो कहाँ होता है वो सीरीज में होता है एक ही रास्ता है भले भी अब मैं इसको मोड़ के नीचे ला लिया क्या फर्क पड़ता है ठीक है ये सब सीरीज है कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 ठीक है कोई दिक्कत
ये तार बोल रहा था 50 आ बोला एक बेचारा बोला आप भाग्य तो मजा आ रही है तो गाड़ी को पकड़ पड़े जो है apa dia bisa nak untuk gini kata pun lah हमारे सुनता ना आवाज से बुझो मुझे ये खाता है वाले को भी नहीं होगा अब ये पड़ती ए और एफ के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा? क्या लगता है कौन सा कनेक्शन है? सब सीरीज है। पार्ट करके निकालना पड़ेगा, दो पार्ट करके। देखो मैंने अभी बताया, जब आपको मालूम जब समझ में नहीं आए कि सीरीज कनेक्शन सीरीज है पैरेलल है, आप काम करो, आप यहाँ से चालू करो गाड़ी चले और एक साथ में डायग्राम भी बनाते रहो, ठीक है? चलो काम करो, यहाँ से चालू करो करंट आई, यहाँ पहुंचे, दो रास्ते आए I1 और I2 हो गया। अभी I1 गया यहाँ, वापस क्या आया I1, ठीक है, ये I2 गया, अगेन क्या आया I2। अब देखो इन दोनों में करंट सेम है कि नहीं है? इसमें करंट सेम क्या होता है? सीरीज, ये दोनों सीरीज में है। इसका जो आंसर है और इसका जो आंसर है वो कैसा है? पैरेलल है। एक्चुअली क्वेश्चन हमने जस्ट किया है अभी, ये वाला, ये देखो यही तो है, खुद देखो, अब नोटिस करो, ये I1 हो गया और ये I2 हो गया। देखो I2, अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे बेटा? समझे? अच्छा क्या, देखो थोड़ा सा अगर ध्यान से इमेजिन करो, एक बार को ये वायर को मैं इसे पीछे से घुमा के इधर लेके आ जाता हूँ, इसको घुमा के मैं इधर लेके आ जाता हूँ, देखो ये आया कि नहीं आया? आया ना? तो थोड़ा सा ये पोला कर दो उसको। अरे ये सुनो, हो गया, देखो सही है, हो गया। ये सेम क्वेश्चन भाई, सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मैं आपको थोड़े बहुत होमवर्क भेजता रहूंगा इसमें, और एक इसका और एक उसका बैलेंसिंग का यहीं देखे जाऊंगा, तो रोज होमवर्क करना, ठीक है? अब ये वाला देखो, सीरीज और पहले क्या समझ में आ गया। अब आज पढ़ेंगे फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंडेड। किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस निर्भर करता है, डिपेंड करता है? मुझे देना वो कृष्णा सर, कृष्णा सर वाला देख, ज्वाइन हो गए? सुनो, आवाज आ रही है? पूर्वराज, नेत्रा बेटा आवाज आ रही है? और बेटा ये ना, ये जो क्वेश्चन है ये बैठे बैठे जाता है, देखो सिंपल आता है क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है? अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? अगर मैं इमेजिन करूँ वायर के अंदर, तो वायर के अंदर एक रुकावट आती है और वो आने ही वाली है, वो कोई मजबूरी है वो हर चीज की,
सही बात है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ेगा तो एटम पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज, तो खींचेगा तो वापस पीछे खींचेगा उसको। तो रुकावट तो आती है यहाँ, किसी में कम किसी में ज्यादा, वो अलग चीज है। एक वायर है, ठीक है, मान लो कि आपके पास कॉपर का वायर, तांबे का वायर। अच्छा एक चीज पूछता हूँ, तांबे का और लोहे का, आयरन और कॉपर दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग। मटेरियल अलग अलग है, तो अलग है। पहली बात तो सबसे पहली चीज जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो क्या है, मटेरियल। जैसे आपको ये लास्ट में लिखना है पॉइंट एग्जाम में, पर मैं बताऊँ पहले तो मटेरियल, पहले अलग बात ही बात है, आयरन का अलग होगा, सही बात है ना, एल्यूमिनियम जो होगा उसका अलग, कॉपर का अलग होगा, जिंक का अलग होगा, गोल्ड का एजी, फिर एयू, सिल्वर का एजी, सबका अलग अलग होगा। सबसे कम रेजिस्टेंस होता है गोल्ड और सिल्वर ऐसा में, नहीं होता था। इसलिए अगर हमारे घर पे हम वायर लगे ना गोल्ड और सिल्वर का, तो बिल बहुत कम आएगा हमारा। महंगा नहीं पड़ेगा। वो दिक्कत है ना। खबर आएगी कि घर पे चोरों ने अटैक किया, घर के वायर उखाड़ ले गए। वायर ही सोने के हुए तो नहीं, लिटरली बहुत ही अब जानते हो ये जो होता है, ये सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल, उसमें सिल्वर के कनेक्शन यूज करते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए वो महंगे हो जाते हैं। ये सोलर पैनल बहुत ही महंगे हैं क्योंकि उसमें कहीं कहीं जहां जहां पे जरूरत है वहां पे करना ही पड़ता है। तो थोड़ा बहुत सिल्वर या गोल्ड आप थोड़ा बहुत भी यूज करोगे तो ऑब्वियसली महंगा पड़ेगा एज कम्पेयर टू, मतलब एक बूंद अगर इमेजिन करो कि इतना सिल्वर है और इतना ही तांबा है, तांबे की कोई वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं, बस इतना ही तांबा तो सिल्वर तो महंगा, इतना ही सोना ले लो तो पूछो मत, ठीक है। अब ये तो भाई सीधी सी बात है। एक चीज और है जिस पे डिपेंड रेजिस्टेंस, वो है टेम्परेचर। किस किस पे है? अब सुनो, एग्जाम में ये दोनों पॉइंट आप लास्ट में लिखो उस आंसर के, फैक्टर वाला आंसर पे। अभी आपको पहले बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो दो चीजें आएंगी उससे फॉर्मूला बनाएंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो पहली चीज सबसे फर्स्ट चीज कौन है, मटेरियल। सो फॉर डिफरेंट मटेरियल रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। सो क्या लिखोगे, फॉर मेटल रेजिस्टेंस इज लो, फॉर नॉन मेटल रेजिस्टेंस इज हाई, है ना, ऐसे। सेकेंड थिंग जिस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो है टेम्परेचर, गर्मी। इमेजिन करो मेरे पास में दो वायर है, दोनों कॉपर के हैं, किसके, सी यू। बहुत से बच्चे भी सी ए को कॉपर मानते हैं, कैल्शियम है वो। मैंने पेपर चेक किए ना आपके चैप्टर नंबर 1 के, CaSO4 कॉपर सल्फेट। ध्यान रखें, कॉपर का Cu होता है और ये कैल्शियम का होता है, ठीक है, ध्यान रखें। देखो मेरा दो वायर है कॉपर के, ये इसकी लंबाई भी 1 मीटर है और एक और वायर है, ठीक है, कॉपर का ही है, इसकी भी लंबाई कितनी है, 1 मीटर। इस वायर को मैं लेके गया हूँ लेटर से एंटार्क्टिका, जहाँ पे गर्मी कितनी है, -30 डिग्री सेल्सियस। सॉरी मतलब गर्मी, हाँ तो गर्मी वहां पर गर्म इतना है, माइनस में गर्मी है उधर। लेकिन से तुम्हारा पैसा कितना है, मेरा मतलब मैं इतना अमीर, -500 रुपए। बेसिकली ठंड होगी वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, मैं लेके आया जैसे करो सहारा डेजर्ट, यहाँ पे राजस्थान में लेके आ जाओ, गर्मियों में कितना टेम्परेचर होता है, +50 डिग्री सेल्सियस। हाँ क्या ना, चलो यार गुजरात में लेके आ जाते हैं यार, +30 पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। दोनों ही सेम वायर, सेम लंबाई, ठीक है, पर क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग है इसीलिए दोनों का रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। मतलब तांबे का वो वायर जो ठंडा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जो गर्म है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो, दोनों बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है, यस और नो, समझ गए। अब हमारे बुक में इतना ज्यादा इसको डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ बताया गया इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप अपने आंसर में जोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ, अब भाई टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, तो देखो इसको मैं समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जब वायर के अंदर भागता है तो उसको कौन रोकता है, एटम्स रोकते हैं, दूसरे जो रास्ते में जो एटम्स है, अरे हाँ के ना, वायर में कितनी भीड़ भाड़ है मालूम है ना, हमने जब डिस्कस किया बहुत सारे एटम्स, बहुत भीड़ भाड़ है। अब सोचो कि एक बहुत सारे लोग हैं और आराम आराम से चल रहे हैं, नो डाउट भीड़ है पर आराम से चल रहे हैं, पर आपको उनके बीच में से जाना। एक कह सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, आग लग गई है और सब भागम भाग कर रहे हो, फिर आपको उनके बीच में से जाना, मुश्किल कब पड़ेगी,
सेकंड केस में क्योंकि वहां पर ज्यादा भागम भाग है, ये सब ना मुश्किल होगा आपके लिए, सही बात है ना। तो सेम एटम में भी होता है, जब जब बहुत गर्म होगा वायर तो उसके एटम जो होते हैं, पता है, मैं समझा था नाइन्थ में कि जब आप जैसे जैसे गर्मी बढ़ाते हो तो एटम जो होते हैं वो और तेजी से वाइब्रेट करते हैं। तो जब ज्यादा गर्म होगा तो उसके एटम्स और तेजी वाइब्रेट करेंगे। अरे हाँ, क्या ना, तो इलेक्ट्रॉन को और मतलब मुश्किल हो चलने में, उसको भाई आगे जाना है ना रास्ता पार करके, रास्ता ही नहीं मिलेगा तो ढंग से। अब उसकी टक्कर ज्यादा होगी उल्टा पहले कंपेयर में। अरे यस और नो, पहले लोग आराम चल रहे थे, आप आराम से गैप, आपने खुद से गैप बना के निकल गया, अभी हल्के फुल्के टक्कर हुई आपकी, चलो मान लो, तो इस बार तो लोग यूं यूं भाग रहे हैं, समझ गए ना, इस वजह से ऐसा होता है, वो अलग चीज है। तो ये दो चीज ध्यान रखना। अब जिससे फॉर्मूला बनेगा वो समझ। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस भी बढ़ा, टेम्परेचर घटा रेजिस्टेंस भी घटा, वो ठीक। अब हम समझते हैं, अब एग्जाम में पता कौन सा पहला पॉइंट लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली proportional to the length, मतलब L of wire, जैसे जैसे वायर की लंबाई बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। मतलब इसका मतलब ये कि मान लो कि आपके पास एक वायर है, अगेन कॉपर ही है, उसकी लंबाई है 2 मीटर, दूसरा वायर है कॉपर का, उसकी लंबाई है 4 मीटर, कॉपर का ही वायर है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, सेम, सब कुछ सेम कंडीशन है, ठीक है, सॉरी ये 4 मीटर, ओके। तो जिस वायर का लंबाई ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा उसमें, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो कैसे लिखेंगे, आर फॉर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 समझ गए, ठीक है। सेकंड नंबर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, so resistance is inversely proportional to the area of cross section या cross sectional area, area of cross section। अभी cross section क्या होता है, मैं बताऊंगा, 2 मिनट। देखो एरिया क्या होता है, वायर इज सिलेंड्रिकल, हम जो बात करेंगे वो कैसा कैसा वायर है, सिलेंड्रिकल, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, ठीक है, कोई भी शेप का हो। देखो वायर जब करंट यहां से बने तो ये आप देखिए, ये क्या सर्कल है ना, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस। जैसे कि अभी हर चीज का होता है, जैसे कि अगर मैं इसको लूं, ये पैकेट लूं, तो इस पैकेट का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर वायर इस शेप का है तो इसका कौन सा होगा एरिया क्रॉस सेक्शन, ये किस शेप का है, रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस जो मेरे पास ये वाला है, इस बार कौन सा शेप है क्रॉस सेक्शन का, सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल। जैसा सिलेंडर है पर ये तो सर्कल है ना, अरे हाँ क्या ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अरे क्लियर है, तो इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल, मतलब इमेजिन करो कि मेरे पास एक वायर ऐसा है, एक एक वायर इस मोटाई का है और एक वायर इतने मोटा है, तो उसका एरिया प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे, मतलब इन शॉर्ट एक मोटा वायर और एक पतला वायर ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये मोटा है तो इसका एरिया ज्यादा है, तो इसका एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, और इसका एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रुकावट ज्यादा, ये मतलब है इसका, समझ गए। मतलब आपके पास 2 वायर है, ओके, एक वायर का क्रॉस सेक्शन ये है, समझ गए, और एक वायर क्रॉस सेक्शन बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसका एरिया ज्यादा होगा तो एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, इसका एरिया कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, ऐसे ये मोटाई। तो वायर जितना मोटा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगी, उसका क्रॉस, समझ गए। और वायर जितना छोटा होगा, पतला होगा, उसका एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस उल्टा बढ़ेगा, समझ गए। ओके, इसको कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऐसे 1/a, क्या लिखेंगे, 1/a, उल्टा नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, और इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, फिर एग्जाम्पल लिखोगे पॉइंट नंबर 3, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, वहां पे कोई इक्वेशन लिखनी नहीं है। एंड फोर्थ, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मटेरियल, ये 4 फैक्टर्स हैं, तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए, वो आप 3 और 4 पे लिखना है। अब मैंने ये बात नहीं करी क्योंकि इनसे बनती थी इक्वेशन, तो मैंने पहले इक्वेशन, तो मैं सोचा कि मैं पहले वो पढ़ा देता हूँ, बाद में अपन आराम से इक्वेशन बना देंगे, क्योंकि इसी इक्वेशन से एक नई चीज आएगी, रजिस्ट्रिविटी, और वो क्या होता है वो भी समझाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आप आपको इनका मतलब समझ में रखना नहीं है, मतलब समझ में आया ना, मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटे, समझ गए? लंबा वायर लोगे, पता आपने बहुत बार देखा होगा, ये मैंने मेरे घर पे इस बार देखा। सो क्या हुआ कि पता है ये चकड़ी आती है, चकड़ी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, क्या? अरे ये पता है मल्टी प्लग आता है ना, बहुत सारे स्पीकर पे, जलेबी बोलते हो, मल्टी, बस इसको सॉकेट बोलते हैं, मल्टी सॉकेट बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सटेंशन सॉकेट हो सकते हैं। हाँ तो क्या हुआ? हाँ वो तो वायर लंबा होता है, हाँ उसी में एक्सटेंशन। तो क्या हुआ, हमको है ना एक दूसरे हाउ हाउ अरे कोई, तो कुछ चीज घर के बाहर कुछ चीज चालू करनी थी, उसको उसके लिए लाइट चाहिए थी, तो हमने उसके लिए वो वायर लाया, चकड़ी लाई। अब वो चकड़ी को लगाया तो वो छोटा पड़ गया, तो मैंने क्या किया पता है, चकड़ी के आगे 2 और वायर भर दिए ऐसे अलग से, और फिर 2 थोड़े और वायर लगा दिए, समझ गए ना, जैसे एक्स्ट्रा वायर जोड़ के और उस वायर को लंबा कर दिया, नए वायर है, तब वो लेंथ बढ़ गई। लिटरली आप बात मान, चालू ही ना हो, क्योंकि जितना लंबा वायर लोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो करंट उतना ही कम चलेगा। अरे पढ़ा पढ़ा है ओम्स लॉ में हमने, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, तो V अपॉन आर इज इक्वल टू आई, तो ये तो क्या नीचे आता है ना, रेजिस्टेंस बढ़ा करंट घटा। ओम्स लॉ बोलता है ना कि करंट और रेजिस्टेंस कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये और करंट क्यों नहीं करता है? हाँ, ये वाला इसमें वायर उसी हिसाब से लगाया जाता है। पूरी कितना दूर से आता है? अरे ये हमारे घर के वायर यहाँ है 220, वहां से नहीं आ रहा, वहां से 220, और वहां पता है वहां भी ऐसा होता है, अपने जो लाइट आती है ना वहां से फिर टॉरेंट टॉरेंट से वो कम हो जाती है, पता है उसकी पावर कम हो जाती है, तो पता है नीचे तक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, देखे होंगे, देखो ट्रांसफार्मर डबले होते हैं, डीपी, बस वही, वो क्या क्या करता है पता है, वहां से जो वोल्टेज आता है, मान लो इन्होंने भेजा 1000, तो वो आते 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 रेजिस्टेंस की वजह से आते 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 तो वो 100 200 इतना हो जाता है। फिर डीपी 2 तरह की आती है, एक होती है स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप क्या करती है, 200 को बना देगी 1000, और स्टेप डाउन क्या करता है, हमारा चार्जर क्या करता है, हमारे फॉर्म को सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए, ठीक है, पर आता है 220 वोल्ट है। इमेजिन आप बिना चार्जर के भी, बिना उस, पता है वो प्लग आता है अडेप्टर के, कभी भरना फॉर्म को चार्जर में बम ग्रेस फूट जाएगी इसके अंदर, तो इसको पूरे 5 वोल्ट दे सकता है। तो हमारा चार्जर कुछ नहीं, एक डीपी है जो 220 को 5 कर देता है, स्टेप डाउन है वो, समझ गए ना? तो ये बात समझ में आई आपको? तो ऐसा होता है, बहुत बार होता है, ठीक है ना? सो अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों इक्वेशन को मिला देते हैं। सो कंबाइनिंग, यहाँ देखो बच्चा, कंबाइनिंग 1 एंड 2, बेटा आर तो ऊपर आया है मतलब न्यूमरेटर में, ए का आया है नीचे डिनोमिनेटर में, इन दोनों कंबाइन करो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि आर आर प्रोपोर्शनल एल ऊपर और ए नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? ये हमें फाइनली फॉर्मूला मिल गया। अब इससे एक नई चीज डिराइव करेंगे, रजिस्ट्रिविटी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, पूरी बात समझ में आया मित्रा? ये फॉर्मूला है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब बेटा आप सब जानते हैं फिजिक्स के अंदर में या मैथ्स के अंदर में भी, मैथ्स के अंदर में जब भी ये साइन हटता है क्या आता है, कांस्टेंट। तो आर ये हटा तो आया एक कांस्टेंट, इसे बोलते हैं रजिस्टिव रो। क्या बोलते हैं इसे? रो, इसी का नाम है रजिस्टिविटी। क्या नाम है?
इट इज अ कांस्टेंट। अगेन ये अलग अलग मटेरियल के लिए वैल्यू इसकी अलग अलग होती है, समझाऊंगा मैं आपको। पहले बात, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? अरे बोला आपने कौन सा दी? कोई दिक्कत? पक्का? सो दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, से रो बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, अब इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, है ना? तो आपको मैंने बढ़िया फोटो भी दिया है एक इसमें। ये देखो, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये देखो बात। ये एल, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा उससे कि भाई किसकी बात हो रही है। अब रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? तो देखो, यहाँ तो याद कर लो, या मन से मान सकते हो। कैसे बनाओगे वो भी सिखाता हूँ। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है उस पर बात करेंगे। तो अब मुझे बताओ, सब सुनना बेटा, यहाँ पे एरिया डिवाइड तो क्या बनेगा? मल्टीप्लाई। एल मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। तो आर ए ऊपर आ जाएगा और एल नीचे, और ये किसके बराबर हो जाएगा? रो, मतलब रजिस्टिविटी। कोई दिक्कत नहीं है? अरे हाँ क्या ना, समझ गए ना? बस ये यहाँ आ गया, ये नीचे आ गया। तो ये आ गया फॉर्मूला किसका? रजिस्टिविटी का। अब इसका बनाते हैं अपन एसआई यूनिट। क्या बनाते हैं इसका? एसआई यूनिट क्या हो? सबका एक यूनिट होता है। देखो, इसके फॉर्मूला तीन चीजें हैं, रेजिस्टेंस, एरिया और लेंथ। जो रेजिस्टेंस है उसका क्या होता है? यूनिट ओम। क्या होता है एरिया का? मीटर स्क्वायर। कहाँ पढ़ा था? कब से पढ़ के आए? एल का क्या होता है? मीटर। अब बेटा मुझे बात बताओ, व्हाट इज मीटर स्क्वायर? मीटर इंटू मीटर, और यहाँ के ना, और नीचे एक मीटर तो है ही है, ये कट जाएगा, आंसर आएगा ओम मीटर। ओम मीटर किसका ऐसा यूनिट है? रजिस्टिविटी का। कोई दिक्कत है क्या? मतलब मैं बोलूं, एक वायर की रजिस्टिविटी है 50 ओम मीटर। समझ गए? ओम मीटर उसकी उसकी यूनिट, उसको मापने की यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है? समझ गए? अब रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों में अंतर क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है? ध्यान सुनना, इसका कंसेप्ट क्या है तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक है ना? और फिर कुछ थोड़ी बड़ी बातें और करेंगे और फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। देन अपन वी विल टेक न्यूमेरिकल्स, ठीक है? अब अच्छे खासे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है ना? चैप्टर के मेन न्यूमेरिकल अभी आएंगे, और फिर तो बाद में छोटी मोटी बातें बची है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और वो सब। अच्छा देखो बेटा, मैंने जिसके पास ये आंसर शीट पड़ी है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 20 क्वेश्चन नंबर में आप अगर आगे जाओगे उसका आंसर पीछे वाले पेज पे भी है। तो देखो बेटा, मैंने डेरिवेशन दिया है ऐसे, तो आप समझो ये चालू यहाँ से होता है, फिर जब यहाँ खत्म होता है फिर यहाँ एरो किया हुआ है, दिख रहा है? तो वो यहाँ पहुंचना है, तो यहाँ, फिर यहाँ से, और फिर इसके बाद में ये। तो एकदम क्वेश्चन है कि भाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला डिराइव करो, ठीक है? तो आपको चालू यहाँ से करना है। व्हेन अ चार्ज मूव्स बिटवीन पॉइंट, फिर यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे ऐसे यहाँ। इसलिए सर एरो की। समझ में आ गया? फिर एरो, तो चालू यहाँ से करना है, और फिर यस ये पार्ट, और फिर ये पार्ट क्या बहुत एक्स्ट्रा जगह खिला रहा हूँ, फालतू कुछ आंसर लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में कर दिया, यहाँ से इसको यहाँ लगा दिया। तो वो पार्ट इधर आ जाए। नहीं बता। सॉरी हो गया। और क्या होगा? और क्या ठीक है, अब सुनना यहाँ से, इसका मीनिंग क्या है? तो देखो, एक काम करते हैं, आपको इसका मीनिंग समझाने में कुछ भी करना है, ए और एल दोनों को वन वन ले लो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा।
समझना, रो आर, एरिया ले लो 1 मीटर, वो तो हमारे हाथ में है ना भैया कि हम वायर का एरिया कितना रखें, वो तो मेरे हाथ में है। मैं जितना था उसको उतना उसका एरिया रखूं। अब फैक्ट्री मेरी है, मैं कैसे वायर बनाऊं, मैं पतला बनाऊं मोटा बनाऊं, अरे यहाँ के ना, तो ऐसा बनाओ वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया 1 हो, कितना हो 1, और उसकी लंबाई भी कितनी हो 1 मीटर, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर जितना मोटा, समझ गए। तब 1/1 क्या आता है, 1 ही होता है। तो और रो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल। रो आर के इक्वल हर बार नहीं होता है, कब होता है, जब वायर की लंबाई कितनी हो 1 मीटर और उसका एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है, इमेजिन करो मैं आपको एक वायर दे दूं कॉपर का, क्या दे दूं, कॉपर का वायर देना आपको, ठीक है, मैं बोलूं इसकी रजिस्टिविटी निकालो, तो क्या करोगे, उस वायर को कितना लंबा कर दोगे 1 मीटर, उसका एरिया कितना बड़ा कर दोगे 1, तो क्रॉस सेक्शन एरिया 1, लंबाई कितनी है उसकी 1 मीटर, एरिया कितना है 1, फिर वो जो वायर आएगा जिसकी लंबाई 1 है और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर 1 है, उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो रेजिस्टेंस है वही उस वायर की रजिस्टिविटी है। तो देखो, तो सर फिर दोनों एक ही तो, अरे एक नहीं हुए। मान लो कि यही वायर आपने 2 मीटर का ले लिया, तब जो रेजिस्टेंस आएगा वो रजिस्टिविटी नहीं, रजिस्टिविटी कब होती है, रजिस्टिविटी कब मालूम पड़ेगी, जब वायर का लेंथ भी कितना हो 1 और एरिया भी कितना हो 1, उस समय जो उसका रेजिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, उसकी रजिस्टिविटी। अपन वो नहीं होता, पता बोलते ना 1 ओम 1 एम्पियर, हमने पढ़ा था पता है, करंट फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो पता है 1 एम्पियर क्या होता है, इसको भी कर दो 1, इसको भी क्या कर दो 1, है ना, बोलते ना व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड द करंट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर हर बार करंट नहीं होता है, वो एक स्पेशल कंडीशन में होता है, कब, जब Q भी कितना हो 1 और T भी कितना हो 1, सही बात है। वैसे ही रजिस्टिविटी कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस ही है, पर वो कब मेजर करना है रेजिस्टेंस, तो लंबाई भी कितनी हो 1 और एरिया भी कितना हो 1, उस समय जो रेजिस्टेंस है वही क्या कहलाता है, वायर की रजिस्टिविटी। इसका मतलब रजिस्टिविटी फिक्स होती है, फिक्स ही तो हुई ना, हमने लेंथ भी फिक्स कर दी और एरिया भी, अच्छा सर, अगर सर एरिया 5 कर दिया और लेंथ 10 कर दिया तो सिर्फ वो रेजिस्टेंस है, रजिस्टिविटी नहीं। अरे हाँ क्या ना, तो रेजिस्टेंस तो आप कब भी निकाल सकते हो, पर रजिस्टिविटी कब मालूम पड़ती है, एक फिक्स। तो इसलिए वायर का रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, क्या फिक्स होता है, रजिस्टिविटी फिक्स होती है। बात समझ में आई, क्योंकि रेजिस्टेंस तो आप वायर लंबा करो तो चेंज, मोटा करो तो चेंज, समझ गए। अरे हाँ के ना, पर रजिस्टिविटी की डेफिनेशन साइंटिस्ट ने बनाई कब है, जब लेंथ कितना हो 1 और, अच्छा बताओ क्या ऐसी कंडीशन रेजिस्टेंस में होती है, क्या मैंने ओम्स में ऐसा बोला था कि वायर का अगर निकाला रेजिस्टेंस उसकी लंबाई को 10 कर दो और एरिया को 10 कर दो, ऐसा बोला था मैंने, क्या नहीं, रेजिस्टेंस आप कभी मेजर कर सकते हो, पर रजिस्टिविटी कब निकालते हैं, जब लंबाई भी हो 1 और एरिया भी कितना हो 1, तो फिक्स हो गया ना, फिर तो हर बार उतना ही आंसर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो। तो किसी भी मटेरियल की रजिस्टिविटी कैसी होती है, फिक्स। हाँ, टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए, वो अलग चीज है, अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें तो रजिस्टिविटी भी फिक्स है, है ना। तो अब सुनना, तो मेरे पास में एक कॉपर का वायर है और एक एल्यूमिनियम का वायर है, ठीक है, दोनों की रजिस्टिविटी अलग अलग होगी कि फिक्स सेम होगी, क्या कॉपर का वायर है और एल्यूमिनियम का वायर है अलग अलग, अलग अलग होगी, क्यों, सर रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी है रेजिस्टेंस, कब, जब लेंथ भी कितनी हो 1 एरिया भी कितना हो 1, कोई दिक्कत नहीं, ये वायर कॉपर का लेंथ 1 एरिया 1, और ये वायर एल्यूमिनियम का, अरे हाँ क्या ना, लेंथ 1 और एरिया भी कितना 1, हाँ क्या ना, और क्योंकि दोनों मटेरियल अलग अलग है तो दोनों मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा अलग अलग होगा। अब इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ अलग आएगी, मान लो कि 10 आया और इसका मान लो कि समथिंग 12 आया, अरे हाँ क्या ना। तो कॉपर की बात करूं तो उसकी रेजिस्टिविटी कैसी है, फिक्स है, ये वो कॉपर है। अगर कॉपर है एल्यूमिनियम है अलग अलग मटेरियल है तो उनकी उनकी जो रजिस्टिविटी होगी वो कैसी आएगी, अलग अलग, क्योंकि वो मटेरियल भी कैसे हैं, अलग अलग, ठीक है। तो कॉपर
कॉपर की बात करूं तो उसकी रजिस्टिविटी फिक्स, एक बार निकाल दी मतलब फाइनल। अरे हाँ कहना, फिर मैंने निकाली रजिस्टिविटी किसकी, एल्यूमिनियम। कैसे निकालूंगा, वायर लेके आऊंगा कितना बड़ा, 1 मीटर का, कितना एरिया 1, फिर क्या निकालूंगा उसका रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे, सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद है दुनिया में, निकाल दिया। तब जो आएगा आंसर वो क्या कहलाएगा, उसकी रजिस्टिविटी। अरे हाँ कहना, मुझे जैसे गोल्ड की निकालनी है तो क्या करोगे, गोल्ड का वायर लेके आओ, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया करो मेजर। फिर आपको निकालनी है प्लेटिनम की, तो सेम टू सेम वही रिपीट करना। यस और नो। तो रजिस्टिविटी कुछ और नहीं, रेजिस्टेंस ही होता है, बस कब, जब लेंथ भी कितना हो 1 और एरिया भी कितना हो 1। कितना क्लियर है। सो रजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, इज रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। सिर्फ इन दोनों को वन रखना, समझ गए ना। इसीलिए किसी भी वायर की रजिस्टिविटी कैसी होती है, फिक्स होती है, क्योंकि वो एक फिक्स कंडीशन में ही मेजर की जाती है। क्लियर है, डन। ओके, तो एक वर्ड लिखा हुआ है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। सीधी सी बात है, रजिस्टिविटी डिपेंड इसमें करती है मटेरियल पे। रजिस्टिविटी चेंज कब होगी, जब आप मटेरियल चेंज करोगे तब। अब सुनो एक सेकंड, चलो क्वेश्चन पूछता हूँ। नहीं बता, मेरे पास में कॉपर का वायर है, एक 10 किलोमीटर लंबा है और एक 700 किलोमीटर लंबा है। दोनों की रजिस्टिविटी सेम है, अलग अलग, अलग अलग, दोनों की रजिस्टिविटी सेम है, अलग अलग, अलग अलग होगी। एक 160 किलोमीटर का वायर और एक 100 किलोमीटर का वायर, दोनों कॉपर के वायर है, अलग 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 होगी। अलग अलग, अलग अलग। नेत्रा क्या बोलते हो, पूर्वराज, पूर्वराज सेम है, अलग अलग। क्वेश्चन क्या है, दो वायर है, दोनों कॉपर के हैं, एक का लेंथ 60, एक का लेंथ 100। सही है, हाँ 70, यस 70 100 बस कुछ, ठीक है। तो बताओ उनकी जो रजिस्टिविटी है वो सेम है, अलग है। तो आपने कहा अलग अलग, अलग। बेटा रजिस्टिविटी मुझे निकालनी है तो क्या करोगे, दोनों को पहले 1 मीटर करोगे, फिर दोनों को अगेन 1 मीटर स्क्वायर का एरिया करोगे, सेम ही तो आंसर आएगा। अरे भाई हाँ के ना, रजिस्टिविटी मेजर ही कब होती है, जब लेंथ भी कितनी हो जाए 1 और ये भी कितना हो जाए 1। तो वो भले ही 70 किलोमीटर लंबा हो, आपको लास्ट में उसको 1 मीटर का करना पड़ेगा। अरे यस और नो। और एरिया कितना करना पड़ेगा 1, काट काट के करना पड़ेगा 1, तभी तो आपको आंसर मिलेगा। तो क्योंकि दोनों वायर सेम है तो दोनों सेम ही तो होंगे फिर। बेटा इक्विवेलेंस होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे, लेंथ चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होता है। पर रजिस्टिविटी निकालते ही कब है, तब निकालते हैं जब एरिया भी कितना हो 1 और ये भी कितना हो 1। एक फिक्स कंडीशन में तो निकालनी है। अब मेरी बात समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे हाँ गए ना, समझ गए भाई। ऐसे समझो कि भाई मैं आपको जैसे कि एक गाड़ी है, ठीक है ना, एक गाड़ी की परफॉर्मेंस मुझे मेजर करनी है, और हर बार मैं रोड खाली रख रहा हूँ, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रोड। तो हर बार आपको आंसर वैसे भी मिलने वाला, आप जितना वो ड्राइवर अच्छा है उतना वो मस्त करेगा। पर अब अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूं, कभी खड्डे वाला रास्ता है, कभी वो है, तब तब कैसा आंसर मिलेगा, अलग अलग मिलेगा ना, तब एवरेज भी अलग आंसर आएगा। यस और नो। तो रजिस्टिविटी कब निकालते हैं, जब खाली रोड हो तभी निकालना है बस, तो मेरे साथ सेम ही आंसर आएगा। रोड खाली कोई नहीं है, ड्राइवर जितना चाहे उतना मैक्सिमम जाए स्पीड में। अरे हाँ के ना, तो ऐसे होता है ना भाई, गाड़ी का जो एवरेज होता है वो टूट जाता है अगर आप सिटी में चलाओ या रोड पे चलाओ तब। क्यों, क्योंकि सिटी की कंडीशन अलग है, वो कंडीशन अलग है, पर रजिस्टिविटी कंडीशन सेम ही है, हमेशा 1 लेंथ ही लेना है। बात समझ में आई भाई। अरे सही, अरे हाँ के ना, रेजिस्टेंस आप कभी निकाल सकते हो, और रजिस्टिविटी कब निकालोगे, जब लंबाई भी कितनी हो 1 और एरिया भी कितना हो 1। समझ में आई बात, ठीक है, समझ गए, पक्का।
पक्का? तो बताओ एल्यूमिनियम का 5-6 टुकड़े एल्यूमिनियम पड़े मेरे पास में, उनकी कैसी रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए? 5 टुकड़े सब अलग अलग, 5 टुकड़े हैं एल्यूमिनियम वायर के, उनकी रेजिस्टिविटी कैसी होगी पांचों की? सेम ही होगी, क्योंकि पांचों का आपको पहले वन करना पड़ेगा, फिर एरिया वन करना पड़ेगा, फिर आंसर निकालोगे तो सेम ही आंसर आने वाला है। समझ गए? तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों में जरा सा अंतर है। रेजिस्टेंस हम कब भी निकाल सकते हैं, भले लेंथ 10 हो, 100 हो कि 100 करोड़ मीटर हो, ठीक है, पर रेजिस्टिविटी सिर्फ एक फिक्स कंडीशन पे निकलती है, ठीक है ना? तो हम रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट भी निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट वायर की यहाँ पर उसको लेंथ छोटा करना है, लेंथ 1 मीटर करना पड़ेगा इन्फिनिटी की जगह, ठीक है? ओके, तो अच्छा मुझे बात बताओ, चलो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, समझ में आया देखो। एक दो वायर है, दोनों अलग अलग मटेरियल है, तो दोनों की रजिस्टिविटी भी अलग अलग आएगी, सीधी सी बात है कि दोनों मटेरियल अलग अलग है। एक की रजिस्टिविटी 10, एक की रजिस्टिविटी 20, किसमें से करंट को चलने में ज्यादा दिक्कत है? 20। क्योंकि रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही तो है, पर कब? जब एक खास कंडीशन हो तब। अरे हाँ के ना, तो एक्चुअल में रजिस्टिविटी कुछ और नहीं, रेजिस्टेंस ही है। तो अगर रजिस्टिविटी ज्यादा तो बाय डेफिनेशन रेजिस्टेंस भी ज्यादा। अरे हाँ के ना, आप उसको कैसे समझ लोगे? इट्स लाइक दिस कि अगर मैं इन दोनों को देखो, रजिस्टिविटी कहाँ आ रही है, डिनोमिनेटर में कि न्यूमरेटर में? ऊपर आ रही है ना। अरे हाँ के ना, तो जब चीज ऊपर आती है तो कैसी होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे समझ लो बोलिए आप। अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में ये मैंने ऐसे से समझाया है, तो ध्यान रखना है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, क्योंकि उसका मतलब रेजिस्टेंस ही होता है पर एक खास कंडीशन। ओके, तो आपको 3-4 वायर दे दिए, बोल दिया एक की रेजिस्टिविटी 1, एक की रेजिस्टिविटी 5, एक की 15 और एक की 70। सबसे कम करंट किस में चलेगा अगर सब में वोल्टेज सेम है? तो 70 वाली में, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब करंट कम। अरे हाँ कहना सही है। ओके, तो ये छोटी सी एक बात थी रेजिस्टिविटी के बारे में। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चंस है, मतलब अपने बुक के अंदर ही कर रहे हुए हैं। तो भाई 5:40 में ना, 6 बजे तक नहीं नहीं, आज नहीं हुआ। क्या 10 मिनट ही रहेगा? क्यों, क्या क्या जाना है? बर्थडे है क्या किसी का? किसका बर्थडे है? ओके, अब सुनो बेटा, एक होता है एलॉय। एलॉय क्या होता है मालूम है? किसको याद है, बोलो बताओ बताओ। एलॉय क्या होते हैं? अरे 9th में पढ़ा था। एलॉय एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? देखो सुनो, एलॉय के अंदर में एक ये 2 या 4 या 5 या 6 इतनी चीजों को मिक्स करके बनाया जाता है। पहली बात तो ये, ठीक है, मतलब ये प्योर नहीं होता, कुछ अंदर है एक्स्ट्रा है, या 2 चीजें मिक्स होगी, या 3 चीजें या 4 चीजें। ओके, हमेशा इसमें एक चीज फिक्स है, एक तो मेटल होगा ही होगा। बात समझ में आई? एक मेटल के अंदर आप दूसरा या तो नॉन मेटल मिलाओ या क्या मिलाओ, मेटल, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। एक तो मेटल हो गया होता है, तो आपने आयरन ले लिया, उसके अंदर में आप चाहे नॉन मेटल मिलाओ या मेटल मिलाओ। जब आप 2 मेटल या एक मेटल और एक नॉन मेटल का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है? एलॉय। समझ गए? तो पता हम जो स्टील यूज करते हैं घर पे, स्टील के बर्तन, वो एलॉय है, वो प्योर आयरन नहीं है। बात समझ में आई? हम जो सोना यूज करते हैं वो भी प्योर गोल्ड नहीं होता है। प्योर गोल्ड 24 कैरेट होता है, वो एकदम सॉफ्ट होता है, जैसे आटे जैसा। अब हाथ में मसल लो उसको, यूं यूं यूं। हाँ,
ठीक है, तो उसको मजबूती देने के लिए उस सोने में या तो डालते हैं कॉपर या डालते हैं चांदी, तांबा। दोनों में से एक डालते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा गहना बनाना है, चांदी यूज करते हैं, डिपेंडिंग कैसा गहना बनाना है। तो वो जब ऐड करते हैं तो उसमें थोड़ी सी हार्डनेस आ जाती है। हम जो यूज करते हैं स्टील, उसमें 98% से ऊपर तो आपका यही है, आयरन। इट्स प्योर अगर आयरन है तो उसको लग जाता है जंग। क्या लग जाता है? जंग। अब हम तो यार बर्तन को पानी में पानी में धोते हैं एकदम। ठीक है, अब आयरन को अगर लग गया पानी तो उसको जंग लग जाएगा, तो हमारे बर्तन खराब होते ही नहीं है, क्योंकि उसमें वो आयरन नहीं है, उसमें कुछ और भी चीजें मिक्स होती है, बहुत सारी कार्बन है, फिर मैंगनीज है, और वो सब उनका मिक्सचर है। तो जो बाकी लोग जो अंदर अंदर है ना प्रेजेंट, वो उस आयरन को रस्ट होने से रोक देते हैं, उस पे जंग लगता ही नहीं है उनकी वजह से। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ओके। अब मोस्टली एलॉय में मेटल्स ही होता है, मैक्सिमम पार्ट किसका होता है? मेटल, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? तो क्योंकि ये मिक्सचर है, तो ये सब जैसा बिहेव करेगा। ये थोड़ा बहुत इसमें गुण आयरन के भी होंगे, थोड़ा बहुत इसमें गुण, मान लो कि आयरन के अंदर आपने कार्बन मिला, थोड़ा बहुत गुण कार्बन के भी होंगे। ये वो मिक्सचर है, प्योर प्योर चीज नहीं है वो भी। तो हमारे बुक में लिखा हुआ है ऐसा कि देखो, मेटल और एलॉय, ठीक है, इनकी रजिस्टिविटी जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है, लो। दे हैव लो रजिस्टिविटी, लो सिंबल है इसका, रजिस्टिविटी का। और जो नॉन मेटल है, कौन? नॉन मेटल मतलब पुअर कंडक्टर, इंसुलेटर, जिसमें करंट बहता नहीं है, उनकी कैसी होती है रजिस्टिविटी? हाई। सीधी सी बात है, रजिस्टिविटी हाई मतलब रेजिस्टेंस हाई। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा रोकेंगे करंट को। अरे हाँ, कहना सीधी सी बात है। ओके, एंड अब मैं आपको समझाता हूँ टंगस्टन के बारे में, और इसको हम कहाँ एलॉय का एक देखो एलॉय की बहुत खासियत होती मतलब दोनों में से करंट आराम से चलेगा। अरे हाँ, कहना सही बात है, दोनों की रजिस्टिविटी कम मतलब रेजिस्टेंस भी कम। रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट। रुकावट कम मतलब करंट भी चलेगा, तो दोनों में करंट चलेगा, दोनों में दी बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब भी करंट चलता है तो तब चीजें गर्म हो जाती है, पता है, फोन भी गर्म होता है, पंखा भी गर्म होता है, तो गर्म तो होता ही है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि जो पता है हमारे आपस में फ्यूज उड़ गया, दिमाग का नहीं बोल रहा हूँ, सोसाइटी का फ्यूज, सुना होगा। फ्यूज फ्यूज कुछ नहीं है, एक वायर है। ठीक है, वो ना उड़ने का मतलब क्या है? वो वायर जल जाता है। जलना मतलब क्या? जलना जलना मतलब ऑक्सीडाइज्ड होना, जलना मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। और जब भी रिएक्शन है विद ऑक्सीजन, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज होना। ओके, तो जब करंट चलता है तो एलॉय और मेटल दोनों गर्म होते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी है कि अगर वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए ना, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो वो आराम से ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब हवा के जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके वो जल जाएगा। पर एलॉय ऐसे होता है जो बहुत हाइट करंट दे पास द करंट। तो इनका एक बेनिफिट और है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने पे भी ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते, मतलब इनकी प्रॉपर्टी है कि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे नहीं, मतलब बहुत रेयर कंडीशन में करेंगे, बहुत बहुत ज्यादा उनको हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, मतलब ये गर्म हो जाएंगे, आपको दिखेगा ये लाल लाल टमाटर हो गया, फिर भी टूटेंगे नहीं, पिघल के टूट नहीं जाएंगे। जबकि कोई और वायर है तो वो पिघल के टूट जाएगा, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो एलॉय do not get oxidized easily, hence their temperature can rise to very high, yes or no? और जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो वो चीजें गर्म होती है, और जब चीजें गर्म होकर लाल होती है तो उसमें क्या निकलती है? लाइट, गर्मी, और इसको हम यूज करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक प्रेस, इसमें यही तो है। प्रेस में तो क्या होता है? हमारे प्रेस का जो नीचे वाला भाग होता है वो तो कुछ ऐसा होता है, आपने देखा होगा। तो ये वाला नहीं बोल रहा हूँ, ये ऐसा होता है नीचे शेप, नीचे वाला शेप, इसके अंदर एक नाइक्रोम वायर होता है। ठीक है, ये एक एलॉय है, मतलब मेटल और उसी का मिक्सचर है। ठीक है, जब इसमें करंट पास होता है
ये भयंकर गर्म होता है। अच्छा, आपने से किसने से देखा होगा पता है, इलेक्ट्रिक हीटर ना, हम पानी गर्म करते हैं सर्दियों में, वो हीटर आता है, कॉइल आती है गोल गोल। करंट आता है। ऐसा किसने देखा होगा कि पता है, कभी कभी वो पानी के अंदर डाली हुई है और ऐसे ऐसे ऑन कर दिया किसी ने, तो लाल लाल हो जाती है। ये मैंने देखी हुई है। हम 6 रूममेट थे फर्स्ट ईयर कॉलेज में। तब एक कोई बागड़ बिल्ला होगा, तो उसमें लिखा था कि पानी का इतना लेवल रखना चाहिए। तो उसने क्या किया पता है, इतना कीतर था वो, उसको उसको ना बहुत कम पानी गर्म चाहिए था। तो उसने इतनी बाल्टी भर के लेके आया, और उसकी कॉइल जो होती है ना, कॉइल ऐसे होती है उसको, आपने देखा होगा ऐसे, फिर वो यू 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 यू, इट्स लाइक दिस, यू 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 होता है ना, फिर ये उड़ जाती है, सही बात है। तो उसने सिर्फ इतना सा ही पानी में डुबोया। आप समझ रहे हो, ना के बराबर। अब हुआ क्या, ये रॉड बहुत इसमें यही है, एलॉय ही है इसमें, वो गर्म होता है, बहुत गर्म होता है और लाल हो जाता है। करेक्ट है, पर इसकी प्रॉपर्टी है कि ये ज्यादा टेम्परेचर पे भी ये ऑक्सीडाइज होगा नहीं, मतलब जलेगा नहीं। तो वो जो गर्मी होती है वो किसमें चली जाती है, पानी में। अरे हाँ, क्या ना, ये ठंडा हो जाता है, फिर वापस करंट आता है, वापस गर्म होता है, वापस वो गर्मी को ले जाता है पानी। तो धीरे धीरे ये तो होता है ठंडा, और पानी क्या हो जाता है, गर्म। अगर इसी तरह अगर मेटल होता तो ये हल्का सा गर्म होता और टूट जाता तो करंट ही नहीं आता। तो वहां पे हम मेटल यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, एलॉय। इसकी प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत भयंकर गर्म होने पे भी ये जलेगा नहीं, ऐसे होता है। तो वैसे ही हुआ, तो उसने से देखा, अब 5 5 से क्या 4 मिनट हुई होगी, मैं रूम में आया और बाल्टी से ग्लो कर रही है इससे, मुझे तो भगवान प्रकट हो गया क्या। मैं देखो अंदर के, अब लिटर वो दिख रहा है ऐसे ही लाल लाल यूं, मैं तुरंत बंद किया उसको, बाकी। सो ऐसा होता है। अच्छा, आपने वो भी देखा, वो देखिए इलेक्ट्रिक सगड़ी जाती है, पता है वो कॉइल वाली सगड़ी आती है, वो लाल लाल हो जाती है। किसने उसमें खाना खाना पकाते हुए देखा हुआ है, एकदम लाल हीटर, ऐसा हीटर यार, इलेक्ट्रिक हीटर। ऊपर से देखा हुआ है। ये वाला फोटो देखो, मैंने आपको यहाँ भी दिया हुआ है, ये किसने देखा, ये ऐसे ऐसे, ये, देखे हुए हैं। तो वो इसमें यही है। तो यही होता है एलॉय। एलॉय डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजीली, ठीक है, ड्यू टू द पासिंग ऑफ हाई करंट। वो ऐसे बोलता है। सर करंट बहुत चाहिए, करंट बहुत चाहिए। बहुत सारे बिजली तो करंट, तो करंट में इनको बड़ा हो गया। ऐसा सुनना बेटा। अभी तो क्या प्रॉपर्टी है कि पूछना क्या, व्हाई आर एलॉय यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट, बोलते हीटिंग एलिमेंट, समझ गए, है ना, इन इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, या व्हाई इट इज यूज्ड एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो लिखना है एलॉय, एलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, ओके, एंड दे आल्सो डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज एट वेरी हाई टेम्परेचर, है ना, हेंस दे डू नॉट ब्रेक, दे डू नॉट मेल्ट, वो मेल्ट नहीं, पिघलते नहीं है, हेंस दे आर यूज्ड इन टोस्टर और ओवन, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट होता है। तो अब देखो बेटा, इसका एक और है टंगस्टन। आपने वो देखो बल्ब, हाँ, एक तो ये एलईडी बल्ब नहीं था पहले, ऐसे बल्ब ऐसे आते थे बल्ब, ये इधर उसमें क्या आपने ऐसे देखो तो ऐसे अंदर से वायर आता था, ये वायर टंगस्टन का होता है। सर एक क्वेश्चन। एक मिनट। तो टंगस्टन, तो होता क्या पता है बेटा, जब इसमें करंट पास होता है, तो अगेन ये भी एलॉय है, ठीक है। तो ये गर्म होगा, गर्म होता है, गर्म होता है, गर्म होता है, पर पिघलता नहीं है ना। और कुछ इसके थोड़ा बहुत इसके अंदर कुछ चीजें भी मिक्स करते हैं, कुछ गैसेस मिक्स करते हैं, तो कौन सी गैस है ना, इनर्ट, उसको बोलते हैं इनर्ट गैस, नोबल गैस बोलते हैं, आर्गन और वो सब में मिक्स होती है, सर? तो वो भी इसको हेल्प करती है इसको, ठीक है। और ये गर्म होता है, और ये गर्म होकर लाल होता है, जब ये लाल होता है ना, तो उसमें लाइट निकलती है। तो कभी आप ऐसे जो बड़े बनाते हैं बल्ब हो गए, पकड़ना आधे घंटे बाद में, आपका हाथ फ्राई ना हो जाए, देख लेना, इसमें गर्म होता है, पर फिर भी ये टूटता नहीं। ओके, तो ये टंगस्टन। सर इसमें वो ऊपर जो कांच लगा हुआ है वो कौन सा है? अभी तो फैक्ट्री वाला पूछना पड़ेगा, है ना, ये कौन सा यूज बोला करता है, कि पता कर दिया। कौन सा, ये वाला कांच, कुछ होता होगा इस किसी काइंड का कांच, देखना पड़ेगा वो तो। ये बोला सर। देख लेंगे। तो सुनो, अब मालूम पड़ा। अच्छा, कोई पूछा आपको तो कॉपर भी तो अच्छे कंडक्टर है, तो कॉपर को यूज करना चाहिए हमको किसमें, वो बल्ब में, इन टोस्टर में। बोला कि कॉपर आर प्योर मेटल, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, एंड दे हैव लो रेजिस्टिविटी, नो डाउट, अच्छी कम रेजिस्टिविटी है, कम रेजिस्टेंस है, करंट हाई चलेगा, बट when they get heated up, when the current pass through, they get heated and they get easily oxidized,
एंड दे मेल्ट, पिघल जाएंगे। और जब वो पिघल के टूट जाएगा तो फिर करने क्या चलेगा, और यहाँ के ना सर्किट सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हम यूज करते हैं, सही बात है, ठीक है। सबसे कम रजिस्टिविटी होती है मेटल की, फिर होती है एलॉय की, और फिर होती है नॉन मेटल। एलॉय की थोड़ी सी ज्यादा होती है मेटल से, ठीक है? ये बड़ा एक मिक्सर है ना बेटा, इसलिए, ठीक है। तो मेटल जो होते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम, उनको हम घर के वायर में यूज करते हैं, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी एलॉय से भी कम है। तो जितनी रजिस्टिविटी कम उतना रेजिस्टेंस कम, जितना रेजिस्टेंस कम उतना करंट भी अच्छा चलेगा, ठीक है। तो बिल भी कम आएगा। तो इसलिए हम फॉर ट्रांसमिशन क्या यूज करते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम, पर कई खास खास जगह क्या यूज करते हैं ये। सो बिल आएगा तो बिल तो आएगा, अगर वो सुविधा चाहिए तो बिल तो बढ़ना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। एक कॉपर तो स्टेबलाइजर में यूज होता है ना, मेटल स्टेबलाइजर कहाँ पे, स्टेबलाइजर नहीं है ना, कौन सा स्टेबलाइजर, तो स्टेबलाइजर वो तो पूरा मशीन है एक। कॉपर का वायर तो फ्यूज में भी यूज करते हैं। तो स्टेबलाइजर में भी यूज करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक को स्टेबल कर देता है। अरे ज्यादा आ जाए तो सर मतलब 220 वोल्ट कर देगा ना। वो पूरा मशीन होता है ना, कौन सा वायर होता है, वो पूरा मशीन है पूरा, अरे पूरा मशीन है वो, अकेला वायर कॉपर का वायर होता होगा तो पूरा मशीन है वो, अकेला कॉपर उसमें काम नहीं करता है। तो अकेला पूरा अंदर अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर है, फिर ये ट्रांजिस्टर नहीं, ये कैपेसिटर है, वो सब वो अलग है, ठीक है। तो देखो बेटा, आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीक थोड़ा मैथ्स के लेक्चर कम करेंगे, तो कल भी लेक्चर साइंस का ही है, ठीक है। क्या क्या करवा रहा हूँ अभी, तो तुम्हारे मार्क्स दूंगा बेटा एसएस के, और फिर जो जुलाई भी करेंगे लाइव की लाइव। फोटोग्राफ नेचर समझ में आया बेटा, ओके चलो आज ही तय रखते हैं।